सोल जब अपने हाथों में गन लिए खड़ी थी, तब उसे अपने पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें वो ठीक वैसे ही अपने हाथों में गन लिए खड़ी थी। बस वो वक्त था 1930s एरा का। वो सेजो को पुलिस को कॉल करने को कहती है। पुलिस उस स्टॉकर को अरेस्ट करके लेके जाती है। इस सब के बाद सोल को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो सेजो से अंदर चल के बात करने को कहती है। पर सेजू, जो उसे स्टॉकर का साथी समझ रहा था, उसे जानना था कि सोल अंदर आखिर आई कैसे। उसे तब भी विश्वास नहीं होता जब सोल कहती है कि उसके घर का गेट पहले से ही खुला था, शायद स्टॉकर ने खोला हो। सेजू कहता है कि उसे कैसे पता था कि वो खतरे में है। तब सोल कहती है कि वो तो बस उस डॉग का पीछा करते हुए वहां तक आई थी, जो ऑब्वियसली सेजू को झूठ लगता है। लेकिन तभी सोल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और सेजू उसे पकड़ लेता है और घर के अंदर ले आता है। जब उसे होश आता है तब सोल सेजू के बेडरूम में थी। वो बाहर जाती है और सेजू के राइटिंग रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसका राज हम बाद में जानेंगे। वो अंदर वही पुराना टाइपराइटर देखती है और उसे फिर से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसमें वो एक कमरे में गन लिए एंटर करती है और पास्ट लाइफ के सेजू को देख पाती है। वहाँ एक और हैट पहना शख्स था, जिसका चेहरा वो नहीं देख पाती। वो उस टाइपराइटर को छूने की कोशिश करती है, पर तभी सेजू वहाँ आकर उसे वहाँ से बाहर लेकर आता है। उसे ये बात पसंद नहीं आती कि वो उसके राइटिंग रूम में कैसे जा सकती है। जब सोल कहती है कि दरवाज़ा खुला था, तब सेजू कहता है कि ऐसे कैसे, जहाँ भी वो जाती है वहाँ के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सोल को भूख लगी थी तो सेजू उसे रामयन ऑफर करता है। उनमें बातें शुरू होती है और सोल से पता चलता है कि वो हाई स्कूल में गन चलाना सीखी थी। वो नेशनल टीम में भी रह चुकी थी। सेजू के हाथ में चोट लग गई थी तो सोल उसे टाइपिंग करने का ऑफर करती है। टाइप करते करते उनके आसपास सब कुछ घूमने लगता है, मानो वो दोनों टाइम ट्रैवल करने वाले हों। और एक फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं पास्ट के सोल और सेजू को। सेजू अपनी साइकिल से गिर जाता है और सोल को अपना बैग देकर कहता है कि अगर वो उसकी स्क्रिप्ट जल्दी से डेडलाइन से पहले न्यूज़पेपर कंपनी तक पहुंचा देगी तो वो उसे डबल पे करेगा। लेकिन सोल साइकिल लेकर कुछ दूर जाकर सेजू का बैग उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि उसने कहा था ना कि वो ये 3rd क्लास नॉवल लिखना छोड़ दे और कुछ अच्छा लिखे जो सिर्फ न्यूज़पेपर की स्पेस बर्बाद ना करता हो। और वो जाने लगती है तभी सेजू पीछे से उसका नाम चिल्लाकर उसे आवाज़ देता है। पास्ट लाइफ में सोल का नाम था सोयोन। प्रेजेंट में दोनों को कुछ अजीब महसूस होता है और तभी टेबल से लेकर सब कुछ हिलने लगता है, जैसे कोई भूकंप आया हो, और वो दोनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तब सेजो कहता है कि सोल ने उससे पहली बार मिलने पर कुछ कहा था कि वो पहले भी मिल चुके हैं। क्या वो बहुत पहले की बात है? वो कुछ कहते उससे पहले जीसॉक आ जाता है, जिससे सेजू को पता चलता है कि कोई भूकंप आया ही नहीं था। तो फिर वो क्या था जो उन दोनों ने महसूस किया? सोल खिड़की से नीचे उतरकर चली जाती है। बेक फैमिली, जिनके यहाँ सेजू रहा करता था, वहाँ फैमिली के रिलेशंस भी कुछ ठीक नहीं थे। तेमिन की माँ सोही को लगता था कि सेहू उनके पति का नाजायज़ बेटा है, पर बेगदोहा तेमिन के पिता कहते हैं कि वो पहले ही डीएनए टेस्ट करवा चुके हैं और तेमिन ही उनका इकलौता बेटा है। पर सोही को उस रिपोर्ट पर रत्ती भर विश्वास नहीं था और वो आज भी सेहू से नफरत करती थी। तेमिन अपने पिता से कहता है कि वो सेजू की पब्लिशिंग कंपनी ज्वाइन कर रहा है, जिससे बेगदोहा बिल्कुल खुश नहीं थे। सेजू एक कंट्रोवर्सी में फंस चुका था। वो कंट्रोवर्सी ये थी कि उसने अपनी बुक की कहानी उस स्टॉकर के लेटर से कॉपी की है, जो उसे 3 सालों तक ईमेल से वो भेज रहा था। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका ईमेल कॉन्फिडेंशियल था और उस पर रिसीव हुए ईमेल्स की रेगुलर स्क्रीनिंग्स भी होती थी। लेकिन ये बात भी सच थी कि वो सारे मर्डर्स बुक रिलीज़ होने से पहले हुए थे और ये सारी बातें स्टॉकर और सेजू के बीच उस रात हुई थी, जो ये बाहर मीडिया तक किसने फैलाई ये पता नहीं था। तब सेजू को सोल पर शक होने लगता है, क्योंकि उन दोनों के अलावा बस वही वहाँ उस रात मौजूद थे।
सोल की सीनियर एक वेट क्लिनिक चलाती थी जिसमें तेमिन अपने कैट को ट्रीटमेंट के लिए लेकर आता है। वहाँ उसकी मुलाकात सोल से होती है। वो कहता है कि उसके कैट का नाम भी सोल है। सोल तेमिन की बुक्स भी पढ़ चुकी थी जिसमें से उसे डेस्टिनी नाम की बुक बहुत पसंद आई थी। तेमिन कहता है कि उसके बाद की किताब शायद उसको खास पसंद नहीं आई और सोल के एक्सप्रेशन से वो समझ जाता है कि वो सच है। इस सीन का इम्पोर्टेंस हमें बाद में पता चलेगा। सेजो सोल को एक जगह बात करने बुलाता है और वहाँ आते ही उससे डायरेक्टली पूछता है कि क्या उसने ये बात फैलाई है जो स्टॉकर और उसके बीच हुई थी, और वो उसे न जाने किन किन बातों के लिए ब्लेम करने लगता है। सोल और नहीं सह पाती और उस पर बरस पड़ती है, ये कहते हुए कि वो उसकी फ़ैन है और वो उस पर पहले स्टॉकर होने का इल्ज़ाम लगाता है। उसने उसकी जान बचाई पर एहसान मानने की जगह वो फिर भी उस पर शक किए जा रहा है। वो कहती है कि एक दिन आएगा जब वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा और उसके डाउनफॉल में उसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी। एक दिन उसे मदद की बहुत ज़रूरत होगी और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होगा, और अगली बार अगर वो मौत के दरवाजे पर भी खड़ा हो तब भी वो उसे नहीं बचाएगी। सोल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि सेजू बहुत बदल चुका है 10 साल पहले जब उसने पहली बार उसे देखा था तब से, और वो अब उसकी फैन गर्ल एरा को गुड बाय कह देती है। सेजो जब जेल में स्टॉकर से मिलता है तब उसे पता चलता है कि उनके बीच हुई उस रात वाली बातें स्टॉकर की बहन ने लीक की थी, ना कि सोल ने। वो स्टॉकर कहता है कि सेजो और वो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिससे सेजो बिल्कुल राजी नहीं था। स्टॉकर ने सेजो की लाइफ पर भी काफ़ी रिसर्च कर रखी थी और वो कहता है कि उन दोनों को भी डर लगता है छोड़ दिए जाने का। सेजू के पेरेंट्स उसे बचपन में छोड़ गए थे जब वो सिर्फ 10 साल का था, और उसके पेरेंट्स के इंश्योरेंस के पैसे एक रिलेटिव लेकर भाग गया था। तब से सेजू अलग अलग रिलेटिव्स के घर रहने लगा था और आखिर में बेगदोहा उसे घर लेकर आए, लेकिन वो वहाँ से क्यों चला आया इसका कारण उस स्टॉकर को नहीं पता था। सेजो इन बातों से इमोशनल होने लगा था, मतलब कहीं ना कहीं उसे छोड़े जाने का डर रहता था, इसीलिए वो किसी पर भी अब तक भरोसा नहीं कर पाता था। सेजो सोल से बात करने के लिए उसके घर जाता है, उसे कॉल भी करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। बांग जिन की मॉम उसे बताती है कि उसने कुछ वक्त के लिए अपने थॉट्स क्लियर करने के लिए ब्रेक लिया है और उसका फ़ोन भी घर पर है। बांग जिन की मॉम सेजुन की एनर्जी सेंस करती है और उसे बताती है कि उसकी ज़िंदगी में 2 शख्स आने वाले हैं और उसे उन्हें करीब रखना होगा क्योंकि तभी वो जी पाएगा। सेजू को पता चलता है कि उस स्टॉकर ने सुसाइड कर लिया है और अपने सुसाइड नोट में उसने सेजू से अपनी नाराज़गी को मेंशन किया हुआ था। सेजू अपनी राइटिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स भी आने लगे थे। 1 महीने से सेजू की किसी को कोई खबर नहीं थी। जी सॉक आकर उसे लिखने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सेजू कुछ भी नहीं लिख पाता। तब जी सॉक एक घोस्ट राइटर हायर करने का सुझाव देता है। एक घोस्ट राइटर एक ऐसा शख्स होता है जो किसी फेमस ऑथर के लिए बुक लिखने का काम करता है, लेकिन उसकी लिखी हुई किताब में सिर्फ उस मेन ऑथर का नाम होता है। सेजो जी सॉक के इस डिसीजन के खिलाफ था, लेकिन फिर भी रात को जी सॉक मिस्टर यू से मिलता है सेजो की जगह उनसे किताबें लिखवाने के लिए। वो एक घोस्ट राइटर थे जो ऑटोबायोग्राफी लिखा करते थे। सेजो को उस रात एक और सपना आता है। वो 1930s के एक क्लब में था जिसका नाम था कार्पे डिएम। सोयोन वहाँ पर डांस कर रही थी और सेजू और एक और शख्स उसे देखकर स्माइल किए जा रहे थे, और बाद में वो दोनों भी सोयोन को ज्वाइन करते हैं। एक कॉल से सेजू की नींद खुलती है और जी सॉक बताता है कि उन्हें उसके लिए एक परफेक्ट घोस्ट राइटर मिल गया है, पर सेजू गुस्से में फ़ोन रखकर लिखने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं लिख पाता।
वो एक सिनेमन रोल निकालकर उसे जलाने के लिए मैच बॉक्स निकालता है, तो उस मैच बॉक्स पर कार्पे डियम लिखा हुआ उसे दिखाई देता है। उसके सामने फिर से पास्ट लाइफ के फ्लैशेस आने लगते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर वो अपनी कार लेकर एक ड्राइव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो सोचने लगता है कि क्या वो मर जाए। उसे लग रहा था कि वो शायद पागल हो रहा है। वो इतनी स्पीड से जा रहा था कि आखिर में उसकी कार रोड से नीचे गिर जाती है। उसके सामने एक हुड पहना शख्स आता है, एक शॉवल लिए। वो कोई और नहीं बल्कि सोल थी, और सेजू को तुरंत सोल की बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर सेजू मरने वाला भी होगा तब भी वो उसे दोबारा नहीं बचाएगी, और वो घबरा जाता है। इधर सेजू के ऑफिस में एक शख्स आकर उसके टाइपराइटर पर कुछ लिखने लगता है, और ये सीन यही कट हो जाता है। तो ये था शिकागो टाइपराइटर, इस कोरियन ड्रामा का एपिसोड नंबर 2। मैं मिलूंगी आपसे इसके एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इट वॉज माई स्टोरी टेलर दिस साइड।